हेलो दोस्तों, हमारी कहानी का नाम है दीवानगी। लेखिका प्रीत कौर जी। रुद्राक्ष सिंह राजपूत राजस्थान के शाही फैमिली से वहाँ के हुक्म शाह है। 28 साल के, बिल्कुल राजकुमार वाली लुक और रूप भी बिल्कुल राजकुमार वाला। पूरे राजस्थान पर राज करते हैं और बिजनेस के मामले में इंडिया पर राज करते हैं। पता नहीं कितने ही शहरों में होटल खोले हुए हैं। जयपुर सिटी में अपने महल में अकेले रहते हैं, बस फैमिली के नाम पर। एक दोस्त अनिरुद्ध है, रुद्र के साथ ही उसके महल में रहता है। रुद्र जितना ही शांत, अनिरुद्ध उतना ही हंसमुख। दोनों दोस्त जान देते हैं एक दूसरे पर। रुद्र की फैमिली को बहुत साल पहले ही मार दिया गया। किस्मत से रुद्र बच गया। रुद्र को अनिरुद्ध की फैमिली ने बड़ा किया था, लेकिन फिर 4 साल पहले उनकी भी किसी एक्सीडेंट में डेथ हो गई। अब दोनों दोस्त एक दूसरे का सहारा हैं। रुद्र शुरू से ही शांत नेचर का है, लेकिन उसका ऑरा ऐसा था कि कोई देखे तो रूह कांप जाए। ऐसा नहीं था कि वो बहुत गुस्से वाला था। राजस्थान में उसे मसीहा भी बोलते थे लोग। सबकी तकलीफ खत्म करता था। बहुत ही हैंडसम, 6 फीट 1 इंच हाइट, एकदम फिट बॉडी, बाल थोड़े से लंबे उसकी गर्दन पर आते थे। एक कान में छोटे से सोने की बाली जो उसकी लुक को और भी अच्छा बनाती थी। काली गहरी आंखें, बियर्ड वाली लुक, गोरा रंग, बिल्कुल किसी महलों के राजकुमार जैसा। कोई लड़की देखे तो दिल थामे बिना न रह सके। राजस्थान की लड़कियों का क्रिस था वो, लेकिन मजाल है किसी से भी नजरें मिला जाए। ज़्यादातर अपनी आंखों में ब्लैक शेड्स लगा कर रखता था। बस मतलब का जवाब, एकदम शांत नेचर का। लेकिन ऐसा भी नहीं कि उसे गुस्सा नहीं आता। शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं, ना ही कोई गर्लफ्रेंड। बस पूरे वर्ल्ड का टूर करने में लगा रहता है। महीने में 20 दिन वो राजस्थान से बाहर ही रहता है। अनिरुद्ध भी उसके साथ ही जाता है। यह है हमारे हीरो, जिनकी लाइफ बड़ी स्मूथ चल रही है। लेकिन कोई है जो इसकी स्मूथ लाइफ में भूचाल लेकर आएगी। नाजवस्ती, मुंबई में रहने वाली एक चुलबुली सी लड़की। यह भी अनाथ है। पहले अपने चाचा चाची के साथ रहती थी, फिर जब चाचा की डेथ हो गई, उसकी चाची ने उसे अपने घर पर रखने से मना कर दिया। पिछले 2 साल से वो अपनी दोस्त के साथ रूम शेयर करती है। दोनों दोस्त एक बहुत फेमस कैफ़े में जॉब करती हैं। पिछले 2 साल से वो यहाँ हैं, तो अब सैलरी भी अच्छी मिल जाती है उनको। दोनों अच्छा खासा गुजारा कर लेती हैं। 22 साल की नाज का कॉलेज लास्ट ईयर ही पास आउट हुआ है। बहुत ही प्यारी और चुलबुली सी लड़की। किसी को भाव देना उसे पसंद नहीं। अपने आप से ऊपर किसी को नहीं समझती। लाइफ को खुलकर जीती है। हमेशा मुस्कुराती रहती है। डरती तो बिल्कुल नहीं किसी बात से। बस वो अकेले नहीं सो सकती। हमेशा रिद्धि के रूम में सोती है। उसको अकेले सोने से डर लगता है। अकेले सोने के अलावा और कोई बात उसे नहीं डरा सकती। 5 फीट 6 इंच हाइट, दूध सा सफ़ेद रंग, पतली सी खूबसूरत फिगर, काली बड़ी बड़ी आंखें, उस पर बेहद घनी पलकें, छोटा सा चेहरा, गालों पर हंसते हुए डिम्पल पड़ते थे, काले थोड़े लंबे सिल्की बाल जो ज़्यादातर खुले ही रखती थी। एकदम मुंहफट, हर बात मुंह पर बोलती है, किसी से पंगे लेने से भी नहीं डरती। अब देखते हैं हमारे शांत से राजकुमार रुद्र और तूफान मेनराज की जब मुलाकात होगी, कैसा होगा इनका सफ़र। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं कहानी की तरफ। जयपुर राजस्थान। राजस्थान पूरे इंडिया में अपनी विरासत और कल्चर के लिए जाना जाता है। बहुत ही खूबसूरत स्टेट, जहाँ पर बहुत बड़े बड़े महलाम ही देखने को मिल जाती हैं। अपनी पुरानी रियासतों को संभाल रखना वहाँ के लोग अपना फर्ज समझते हैं। इसी खूबसूरत स्टेट में एक खूबसूरत शहर जयपुर, यहाँ पर पूरे राजस्थान की आन बान शान, उनके हुक्म सा रुद्राक्ष सिंह राजपूत अपने महल में रहता है। यहाँ के बच्चे बच्चे की जुबान पर रुद्र का नाम होता है। यहाँ की लड़कियाँ तो मरती हैं उसका एक दीदार पाने के लिए। जब से वो राजस्थान के हुक्म सा बने हैं, यहाँ के लोगों के चेहरे पर खुशी होती है। बहुत सी सहूलतें रुद्र ने प्रोवाइड करवाई। पता नहीं कितनी ही लड़कियों की शादी उसने अपने पैसे से करवाई। गरीबों के लिए तो वो मसीहा है, लेकिन बहुत कम ही सबके सामने जाता है। रुद्र तक प्रॉब्लम तो सबकी पहुँच जाती है। वो उनको दूर भी कर देता है, लेकिन लोग रुद्र से मिलना भी चाहते हैं। सबकी बहुत इच्छा है उससे मिलने की। बहुत कम लोगों ने उसे रियल में देखा था। उसकी फ़ोटो तो हर घर में लगी हुई थी, लेकिन कोई मिल नहीं पाता था उससे। रुद्र ऐसा ही था, उसे ज़्यादा किसी से मिलना पसंद नहीं था। वो बहुत प्राइवेट था। वो सिर्फ अपने दोस्त अनिरुद्ध के साथ ही रहता था। अनिरुद्ध उसका पीए भी था। बहुत बार रुद्र को कई बड़े बड़े इवेंट्स में इनवाइट किया गया, लेकिन वो हमेशा अपनी जगह अनिरुद्ध को भेज देता। रुद्र को देखने के लिए लाखों की भीड़ जमा हो जाती, लेकिन जब उसके न आने की न्यूज़ मिलती, सब उदास हो जाते। राजपूत विला
बहुत खूबसूरत और बड़ा सा विला, कम से कम 800 मीटर तक तो गार्डन ही था। बिल्कुल नए स्टाइल में विला बना हुआ था। बाहर से देखकर लगता था जैसे बहुत पुराना स्टाइल हो, लेकिन जब अंदर से देखे तो मंत्रमुग्ध होए बिना ना रह सके कोई। हर चीज़ लेटेस्ट एडिशन की, बाहर देश से मंगवाई हुई चीज़ों से पूरा महल सजा हुआ था। घर को देखकर ही लगता था इस पर करोड़ों खर्च किया गया है। 2 फ्लोर थे और कम से कम 15 बेडरूम। ऊपर के फ्लोर में 7-8 बेडरूम थे। उन्हीं बेडरूम में से एक बेडरूम में हमारे राजकुमार रुद्र बेड पर उल्टे लेटे सो रहे थे। सिर्फ ट्राउजर पहना हुआ था, ऊपर की बॉडी पर कोई कपड़ा नहीं। रूम इतना खूबसूरत था कि कोई इंसान 10 मिनट तो रूम निहारने में लगा दे। बहुत बड़ा रूम था, हर एक चीज़ लेटेस्ट एडिशन की, और रूम के साथ ही बड़ी सी बालकनी। वहाँ पर सोफे लगे हुए थे, फ्लावर्स बहुत टाइप के थे लॉबी में। कुछ प्लांट्स नीचे ही खूबसूरती से रखे हुए थे। किंग साइज बहुत खूबसूरत सा बेड जिस पर रुद्र सो रहा था। वो कल रात ही फॉरेन ट्रिप से वापस आया था। रात को देर से आने की वजह से वो अभी तक अपनी नींद पूरी करने में लगा था। तभी उसके रूम का दरवाज़ा धम से खुला और एक हैंडसम सा लड़का अंदर आ गया। यह रुद्र का दोस्त कम भाईजादा अनिरुद्ध था। अनिरुद्ध ने रुद्र को सोते हुए देखा तो मुस्कुराते हुए जल्दी से भागकर उसकी तरफ आ गया और उसके ऊपर लेट गया। रुद्र की नींद खुल गई, लेकिन आंखें बंद किया लेटा रहा। रुद्र के बाल थोड़े लंबे थे। वो अपने चेहरा अपनी बाह के नीचे रख सोया था। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था अभी। अनिरुद्ध उसके ऊपर लेटे हुए बोला, रुद्र उठ जा, कितना सोएगा? बोला था ना फ्लाइट में सो जा। तब तो लैपटॉप में लगा रहा। मेरी तरह नींद पूरी की होती तो ऐसे 9 बजे तक ना सो रहा होता। रुद्र ने पहले तो कोई रिएक्ट नहीं किया, फिर बाह चेहरे से नीचे करके आंखें बंद किए ही बोला, मुंबई की फ्लाइट कब है? अनिरुद्ध उसके ऊपर लेटे ही शाम 5 बजे की। रुद्र ने सुना और बोला, मुँह। अनिरुद्ध उसके ऊपर से उठकर बेड पर लेट गया। अनिरुद्ध के उठते ही रुद्र भी उठ गया। एक बेहद हसीन चेहरा, गहरी काली आंखें, चेहरे पर बहुत ही सलीके की बियर्ड, तीखी नाक, गर्दन तक लंबे और घने काले बाल, एक कान में बाली, बेहद हैंडसम सा बंदा। 6 पैक सेप्स उसके उभर रहे थे। क्लीन शेव्ड बॉडी, उसकी बॉडी को देखकर ही लग रहा था जिम में घंटों पसीना बहाता है। रुद्र ने उठकर अपने बालों में उंगलियां घुमाई और सेट करके पीछे करने लगा। बॉय गॉड, क्या लगा था बंदा अपने बाल सेट करते हुए। किसी ने सच ही कहा, एक आदमी सबसे ज़्यादा हैंडसम अपने बाल सेट करते हुए ही लगता है। लंबे बाल होने की वजह से काफ़ी बार उसको उंगलियां बालों में घुमानी पड़ी। अनिरुद्ध उसको ऐसे बाल सेट करते हुए देख रहा था और बोला, क्या बाल सेट करता रहता है हमेशा, कटवा क्यों नहीं देता? थोड़े छोटे करवा ले। रुद्र बेड से उठकर खड़ा हो गया। हाइट लगभग 6 फीट थी। शर्टलेस रुद्र बाल सेट करते हुए अनिरुद्ध की तरफ मुड़ गया और बोला, लंबे बाल कल्चर है हमारा, हमारे बाबा साहब भी लंबे ही बाल रखते थे। हमारे भी बाल लंबे ही रखना चाहते थे। उनकी धरोहर संभालना हमारी जिम्मेदारी है। अनिरुद्ध उठकर बैठ गया और बोला, वो तो ठीक है, लेकिन तेरी लुक और लंबे बालों के पीछे जो लड़कियां पागल होती हैं उनका क्या? पता कितने रिश्ते आते हैं तुझे। मना कर करके हालत खराब हो गई मेरी। जितनी तेरी उम्र नहीं, उससे 5 गुना ज़्यादा लड़कियों को तू रिजेक्ट कर चुका है। रुद्र अपने ट्राउजर की जेब में हाथ डालकर पहले तो अनिरुद्ध की बातें सुनता रहा, फिर बाथरूम की तरफ जाते हुए बोला, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं किसी में, वो उनकी दिक्कत है, हम कुछ नहीं कर सकते। इतना बोलकर रुद्र बाथरूम में चला गया। अनिरुद्ध वहीं बेड पर लेट गया। 15-20 मिनट बाद वो जिम वाले कपड़ों में टी शर्ट और शॉर्ट्स डालकर बाहर आया और अनिरुद्ध को लेते हुए एक नज़र देखा, फिर सर्द आवाज़ में बोला, चल। अनिरुद्ध भी उठ गया। दोनों महल के टेरिस पर बने जिम में चले गए। जिम पूरी तरह शीशे का बना हुआ था, हर तरह की जिम मशीन उसमें थी। दोनों दोस्त जिम में आ गए। रुद्र ने सबसे पहले अपने बालों पर ब्लैक कलर का हेयर बैंड लगाया, फिर ट्रेडमिल की तरफ चला गया। अनिरुद्ध भी उसके साथ वाले लगे दूसरे ट्रेडमिल पर आ गया। स्पीड ज़्यादा तेज नहीं की थी पहले। रुद्र का ध्यान ट्रेडमिल पर ही था। अनिरुद्ध उसे देखकर बोला, रुद्र, हम 28 के हो गए हैं, कब करेंगे शादी यार? मेरा बहुत मन है कि मेरे बच्चे तुझे चाचू चाचू बोले। अनिरुद्ध की बात सुनकर रुद्र ने अपने आईब्रो उठाकर उसे अजीब सा लुक किया और बोला, हमने कब रोका तुम्हें? अनिरुद्ध घूर कर, लेकिन मुझे तेरे साथ ही शादी करनी है। रुद्र अनिरुद्ध को देखकर, अपने लफ्जों पर ध्यान दो थोड़ा। अनिरुद्ध ने पहले रुद्र की तरफ देखा, फिर सोचने लगा। जब उसे समझ आया तो जल्दी से बोला, अरे यार, वो मतलब नहीं, मतलब या जब तू किसी और लड़की से शादी करेगा तब मैं भी अपने लिए ढूंढ लूँगा। रुद्र ने अपने ट्रेडमिल की स्पीड बढ़ा दी और अपने कानों पर हेडफोन लगा लिए और तेज तेज भागने लगा।
अनिरुद्ध ने खुद को इग्नोर होते हुए देखा तो चिढ़ते हुए रुद्र के ट्रेडमिल की स्पीड और ज़्यादा बढ़ा दी और घूर कर रुद्र को देखने लगा। रुद्र ने एक नज़र अनिरुद्ध को देखा और मुस्कुरा दिया। उसने कोई रिएक्ट नहीं किया और भागता रहा। बेहद खूबसूरत स्माइल थी रुद्र की। एक अनिरुद्ध ही था जिसके सामने रुद्र बातें कर लेता था। रुद्र शांत नेचर का था, बहुत कम रिएक्ट करता था। किसी भी बात पर हमेशा अदब से बात करना उसकी आदत थी। वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, ऊपर से हुक्म सा भी था, लेकिन उसकी अदब देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो बिना माँ बाप के बड़ा हुआ है। हर तरह से शाही घराने का लगता था। बोलने से लेकर बॉडी लैंग्वेज तक हर एक बात में बिल्कुल परफेक्ट। उसकी इस अदब की वजह से बिजनेस में नई नई ऊंचाइयां छूते जा रहा था। कभी कोई गलत न्यूज रुद्र के बारे में नहीं छपी। हर कोई उसके लिए अच्छा ही बोलता। बिजनेस में भी बहुत लोग उसके साथ टाई अप करना चाहते थे, लेकिन रुद्र भी उनके साथ ही बिजनेस करता जो उसको सही लगते। एक तरफ बिल्कुल तहजीब से भरे हुए हमारे रुद्र और वहीं राजस्थान से दूर महाराष्ट्र के मुंबई शहर में रहती एक तूफान में लड़की जो रुद्र से बिल्कुल उलट नेचर की। मुंबई के एक कॉलोनी में 4th फ्लोर पर एक फ्लैट जिसमें 2 लड़कियां रहती थीं। फ्लैट 2 BH का था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, बहुत ज़्यादा चीज़ों से नहीं भरा हुआ था। हाल में मीडियम साइज के 5 सीटर सोफे, उसके सामने एक कांच का मीडियम साइज का टेबल, बस इसके अलावा ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं। साइड में ही छोटे साइज़ की ओपन किचन जो बहुत साफ़ सुथरी थी और अच्छी डेकोरेट की हुई थी। उसकी साइड में 2 रूम बने हुए थे, वो भी ज़्यादा बड़े नहीं थे। बेड और अलमारी और ड्रेसिंग टेबल के अलावा ज़्यादा कुछ नहीं था रूम में। एक बेडरूम तो खाली थी। दूसरे बेडरूम में एक लड़की शीशे के सामने तैयार हो रही थी और एक बेड पर सो रही थी, और वो कोई और नहीं, हमारी हीरोइन नाज अवस्थी थी। शीशे के सामने उसकी दोस्त रिद्धि तैयार हो रही थी। वो भी अच्छी खासी खूबसूरत थी, लेकिन नाज से थोड़ा कम। दोनों ही ग्रेजुएशन लास्ट ईयर कंप्लीट हो गई थी। अब वो फुल टाइम जॉब करती थी। सुबह 10 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक उनकी शिफ्ट थी। वो एक बहुत बड़े कैफ़े में जॉब करती थी। अच्छी खासी डिमांड थी मुंबई में उस कैफ़े की। 2 साल से दोनों जॉब करती थी वहाँ। बहुत सा स्टाफ आया और चेंज हो गया, लेकिन यह दोनों पिछले 2 साल से वहाँ टिकी हुई थी। वहाँ का ऑनर काफ़ी अच्छा था। उसकी एज भी काफ़ी हो गई थी, 60 प्लस था वो। इन दोनों को उसने जॉब पर रखा था। वो कम आता था कैफ़े में, लेकिन उसको इनके काम की खबर रहती थी। नाज एक बहुत अच्छी कुक थी। उस कैफ़े की सिग्नेचर डिशेज नाज ही बनाती थी और साथ साथ में वो वेटर्स का काम भी कर लेती थी। वो किसी काम को छोटा बड़ा नहीं समझती थी। उसको कोई शर्म नहीं थी वेटर्स बनने में। बहुत अच्छी तरह से वो गेस्ट को रिसीव करती थी, लेकिन अगर कोई उसको छेड़ दे वो बैंड भी बहुत बजाती थी। वहाँ का ऑनर नाज के छोटे मोटे कांड इग्नोर कर देता। रिद्धि भी कुक थी वहाँ पर, साथ में कैफ़े का एसी भी हैंडल करती थी। दोनों दोस्तों की आपस में बहुत बनती थी। रिद्धि थोड़ी समझदार और शरीफ थी। वो 5-6 महीने बड़ी थी नाज से, इसलिए उसको उसको बहन की तरह ट्रीट करती। नाज की शरारतों को हंसकर सहती। नाज भी अपनी जान देती थी रिद्धि पर। 9 बज रहे थे। रिद्धि कब से उठकर घर की सफाई करके तैयार भी हो गई थी, लेकिन नाज अभी तक सो रही थी। उसको अपनी नींद से बड़ा प्यार था। सुबह जल्दी उठना उसके लिए मौत से बदतर था। वो कभी जल्दी नहीं उठ सकती थी। रिद्धि तैयार होकर नाज की तरफ गई और उसको हिलाते हुए बोली, नाज उठ जा, लेट हो जाएंगे हम। रिद्धि के थोड़ा उठाने पर नाज थोड़ा ड्रामे करते हुए उठकर बैठ गई और नींद भरी आंखों से रिद्धि को देखने लगी। बहुत खूबसूरत थी हमारी नाज। दूध सा गोरा रंग, छोटा सा चेहरा, काली आंखें, उस पर से घनी पलकें, पिंक होठ, स्मूथनिंग किए हुए हल्के से ब्राउन बाल। कोई एक बार देखे तो नजरें थम जाएं। रिद्धि उसका चेहरा देखकर मुस्कुरा दी और उसके बाल ठीक करते हुए बोली, उठ के नहा ले, अब 10 बजे तक कैफे पहुंचना है। नाज ने क्यूट सा मुंह बना लिया और बोली, सुबह इतनी जल्दी क्यों हो जाती है यार, भगवान भी ना मेरी नींद के दुश्मन बने बैठे हैं, इतनी जल्दी सुबह कर देते हैं। रिद्धि हंसने लगी और उसके सर चपत लगाकर बोली, रात को घर आते तो सो जाती है, फिर सुबह 9 बजे उठती है, और कितनी नींद चाहिए तुझे। नाज रिद्धि को देखकर, यार रिद्धि थोड़ी लेट चलते हैं ना। अंकल तो वैसे भी कुछ नहीं बोलते, मेरी नींद पूरी हो जाएगी, चल मैं सो लेती हूँ आधा घंटा, और तू अच्छा सा खाने को बना कुछ तब तक। नाज वापस बेड पर गिरने लगी तो रिद्धि ने जल्दी से उसे बाह से खींचकर वापस बैठा दिया। नाज नौटंकी करते हुए बोली, यार रिद्धि सोने देना, मैं बता रही हूँ अगर मेरी नींद पूरी नहीं हुई मैं कैफ़े में हर चीज़ में गड़बड़ करूँगी, फिर तेरा नाम लगा दूँगी, फिर मत बोलना मुझे। रिद्धि घूरते हुए, नाज उठ जल्दी, तेरा रोज़ का है यार।
अंकल हमें पहले ही 1 घंटा लेट बुलाते हैं, सारा स्टाफ हमसे पहले आ जाता है। अब तू ज़्यादा फ़ायदा मत उठा उनकी शराफत का, ना जकड़ते हुए। हाँ तो इतना स्पेशल ट्रीटमेंट तो हम डिजर्व करते हैं। हमारी वजह से करोड़पति बनते जा रहे हैं वो, कोई एहसान नहीं कर रहे वो। अगर हम जॉब छोड़ देना उनकी आधी से ज़्यादा सेल कम हो जाए, मैं तो दिखाऊंगी अकड़, कर ले जो करना है किसी को, ना जबरदस्ती को, जॉब की कमी नहीं है। टैलेंट बहुत है मुझ में, अब सोने दे। वो वापस सोने लगी तो रिद्धि ने फिर उसे बैठा दिया और दोनों कंधे पकड़कर भोला सा मुंह बनाकर बोली, नाज उठ जाना प्लीज, तू ब्रेकफास्ट बना दे प्लीज, आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। नाज जैसे ही सुना उसकी सारी नींद झटके से उड़ गई और रिद्धि का माथा छूते हुए टेंशन में बोली, क्या हुआ है तुझे, पहले क्यों नहीं बताया। रिद्धि उसका हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए, ऐसा भी कुछ नहीं है मेरी जान, बस आज सुबह ही पीरियड्स आ गए और कुछ नहीं है। नाज रिद्धि को देखकर, अच्छा चल ठीक है तू बैठ, मैं बस नहा कर आई, फिर अच्छा सा मेरे हाथ का स्पेशल सैंडविच बनाकर खिलाती हूँ तुझे। रिद्धि फिर उठकर बेडशीट ठीक करने लगी। रिद्धि बेड ठीक करके बाहर लॉबी में आकर सोफे पर बैठ गई और फ़ोन चलाने लगी। अंदर नाज थोड़ी देर बाद नहाकर बाहर आ गई और साथ वाले रूम में चली गई। उसका सामान दूसरे रूम में था, वो बस सोती रिद्धि के साथ थी। उसको अकेले सोने में डर लगता था। नाज ने अलमारी से कपड़े लिए और चेंज करके जल्दी से तैयार होने लगी। बालों को कॉम्ब किया, होंठों पर हल्की सी पिंक लिपस्टिक, आंखों में काजल लगाकर अदब से शीशे में देखकर मुस्कुरा दी। एकदम परफेक्ट फिगर, हाइट भी अच्छी थी नाज की, 5 फीट 5 इंच के करीब थी। पतली सी कमर, 22 साल की नाज हमेशा हंसती रहती थी, हमेशा कैजुअल सी लुक में बहुत खूबसूरत लगती थी। ग्रे टॉप, ब्लू जींस, ऊपर से ग्रीन ओवर साइज शर्ट, वाइट शूज, खिले बालों में बहुत खूबसूरत लग रही थी। तैयार होकर वो भागकर बाहर आ गई और किचन में जाकर एप्रन पहना और जल्दी से सैंडविच बनाने लगी। उसके सब्जियां काटने की स्पीड मशीन से भी तेज थी। वो सब्जी काटते हुए ही हाल में बैठी रिद्धि को देखकर बोली, रिद्धि काफ़ी पिएगी या चाय। रिद्धि नाज को देखकर, काफ़ी बना ले यार, पेन हो रही है, थोड़ा रिलीफ मिलेगा। नाज ने हाँ में सर हिला दिया, फिर जल्दी से काफ़ी और सैंडविच बनाकर हाल में आ गई और एक प्लेट रिद्धि को दे दी और एक अपनी गोद में रखकर खाने लगी। दोनों ने ब्रेकफास्ट फिनिश किया। नाज ने जल्दी से बर्तन धो दिए। दोनों ने अपने बैग उठाए और प्लेट को लॉक लगाकर नीचे आ गईं। नाज पार्किंग से स्कूटी ले आई, रिद्धि उसके पीछे बैठ गई। दोनों निकल गईं कैफ़े की तरफ। नाज और रिद्धि की स्कूटी उनके कैफ़े के बाहर आकर रुकी। उनके घर से आधे घंटे का रास्ता था। वैसे तो ज़्यादा दूर नहीं था, लेकिन बहुत ट्रैफिक मिलती थी रास्ते में, इसलिए उनको आधा पौना घंटा लग जाता था। रिद्धि कैफ़े के बाहर ही उतर गई और नाज स्कूटी पार्किंग में लगाने चली गई। कुछ देर बाद वो स्कूटी लगाकर वापस आई और दोनों सहेलियां हाथ पकड़े अंदर चली गईं। कैफ़े काफ़ी बड़ा था, बैठने के लिए बहुत स्पेस थी वहाँ, प्राइवेट एरिया भी बने हुए थे। अभी 10 बजे के करीब टाइम हो रहा था, तो ज़्यादा लोग नहीं आए थे अभी। कैफ़े ऑलमोस्ट खाली ही थी। दोनों सीधे चेंजिंग रूम में गईं। वहाँ से कैफ़े के नाम की प्रिंट की हुई टी शर्ट पहन ली, जीन्स वहीं रहने दी। उनको यहाँ पर दी हुई टी शर्ट ही पहननी पड़ती थी। दोनों ने अपने टॉप और शर्ट अपने अपने लॉकर में रख दिए और किचन में आ गईं। वहाँ पर एक लड़का और एक लड़की पहले से काम कर रहे थे। रिद्धि काउंटर की तरफ चली गई और नाज ने एप्रन उठाकर पहन लिया। नाज को देखकर दोनों लड़का और लड़की मुस्कुरा दिए और लड़का बोला, गुड मॉर्निंग नाज। नाज मुस्कुराकर, वेरी गुड मॉर्निंग अमित सर। मुस्कुराकर, गुड मॉर्निंग नाज। नाज ने उसे भी मुस्कुराकर जवाब दिया। अमित नाज से बोला, नाज तुम्हें कितनी बार कहा है मुझे सर मत बोला करो, तुमसे जूनियर हूँ मैं, 7 महीने हुए मुझे अभी जॉब करते हुए। नाज सब्जियां चॉप कर रही थी, उनके साथ ही खड़े होकर वो चॉप करते हुए अपनी धुन में बोली, हाँ तो अगर जूनियर बनने का शौक है आपको तो एज भी कम करके आते अपनी। अब 28 साल के बूढ़े इंसान का नाम लेती मैं अच्छी थोड़ी लगूंगी, क्या बातें करते हो सर आप भी। नाज की बात सुनकर अमित हैरानी से उसे देखने लगा और उनके साथ खड़ी लड़की जिसका नाम राशि था, उसकी हंसी निकल गई। वो जोर जोर से हंसने लगी। नाज ने उसे हंसते हुए देखा तो ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया और सब्जियां काटती रही। नाज का ऐसा ही नेचर था, उसकी बातों से सब हंसते रहते थे। पूरे कैफे की रौनक थी वो। राशि के हंसने से अमित थोड़ा सेंस में आया और बोला, नाज यह क्या था, तुम्हें कहाँ से बूढ़ा लग रहा हूँ मैं, 28 कोई बहुत ज़्यादा एज नहीं होती। नाज अपनी धुन में चुप करते हुए, हाँ तो कम भी नहीं होती, मैं तो 25 के बाद सबको बूढ़ों में काउंट करती हूँ। राशि हंसते हुए, सही लॉजिक है तेरा नाज, बूढ़ा ही है या। आए दिन तो उसकी पीठ दुखने लगती है। अमित राशि को घूर कर, जिम करता हूँ मैं, इसलिए कई बार हो जाती है पीठ दर्द और ज़्यादा बूढ़ा बोल रही हो ना मुझे। अगर तुम दोनों की लाइफ में कोई मेरी एज का गया तो फिर बताना मैं बूढ़ा हूँ या नहीं। अमित की बात सुन नाज और राशि एक दूसरे की तरफ देखने लगी। फिर नाज ने अजीब सा मुँह बनाया और बोली, इतने बुरे दिन भी नहीं आए मेरे, मुझे बूढ़े इंसान से शादी करनी पड़े।
मैं 22 की हुई हूँ, अभी तो ज़्यादा से ज़्यादा 24 का हो मेरा बॉयफ्रेंड, इससे ज़्यादा नहीं। कहाँ मैं इतनी हसीन और ब्यूटीफुल किसी बूढ़े के साथ थोड़ी अच्छी लगूंगी मैं। अमित और राशि ने नाज की बात सुनी तो एक दूसरे को देखकर फिर हंसने लगे। नाज ने उनको हंसते हुए देखा तो घूर कर बोली, क्या अमित? हंसते हुए, बेचारा हमारा मैनेजर तेरे पीछे लहू है, उसको कौन समझाए, वो तो दूर दूर तक तेरी लिस्ट में नहीं आता। नाज ने मैनेजर का नाम सुना तो अजीब सा मुंह बना लिया और बोली, यार क्या सुबह सुबह उस चोमू का नाम ले लिया, मुझे तो समझ नहीं आता क्या सोचकर वो मुझ पे ट्राई मारता है। मतलब कहाँ मैं और कहाँ वो, ऐसा लगता है जैसे सुबह की पोटी भी पेट में ही लेकर आ जाता है। उसकी तो चाल भी लड़कियों वाली है और आया बड़ा मिस नाज करने वाला। हम नाज की बात सुन एक बार फिर दोनों अपना काम छोड़कर हंसने लगे। अमित तो नीचे पंजों के बल बैठकर हंसने लगा। नाज के चेहरे पर भी एक बेहद खूबसूरत सी स्माइल आ गई उनको हंसते देखकर। इतने में उनको एक थोड़ी सी पतली आवाज़ सुनाई दी, क्या हो रहा है यहाँ? सबने आवाज़ सुनी तो वहीं चुप हो गए। नाज ने अपनी आंखें बंद कर ली और गहरी सांस ली। अमित और राशि बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी दबाकर वापस शॉपिंग करने लगे। दरवाजे पर कोई और नहीं, उनका मैनेजर ही था। सच में चोमू टाइप का, 32-33 साल का, थोड़ा सा पेट बाहर निकला हुआ, लेग्स उसकी पतली सी वो साइज में जुड़ी हुई, आंखों पर चश्मा, एक फनी सा दिखने वाला इंसान। नाज ने धीरे से कहा, आ गया मेरा दिमाग खाने। वो दोनों अपनी हंसी दबाए काम करते रहे। मैनेजर की नज़र जब नाज पर गई तो मुस्कुराने लगा। उसके दांतों में काफ़ी गैप था तो हंसता हुआ भी बहुत फनी लगता था। वो जल्दी से अजीब सी वाक करते हुए नाज की तरफ आ गया और मुस्कुराते हुए बोला, सुप्रभात मिस नाज। जैसे ही सबने उसकी आवाज़ सुनी, राशि की तो फिर से हंसी निकलने लगी। वो वहाँ से खिसक कर बर्तन धोने लगी और साथ में धीरे धीरे हंस भी रही थी। अमित नाज के पास खड़ा था। नाज ने सुना तो उसका हाथ रुक गया। वो स्माइल करते हुए मैनेजर को देखकर एक्टिंग करते हुए बोली, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हो आप? वैसे आपकी कब्ज ठीक हुई कि नहीं? नाज की बात सुनकर मैनेजर बेचारा शर्मिंदा सा हो गया। अमित की भी हंसी निकल गई, वो भी खिसक गया वहाँ से और राशि के पास चला गया। राशि पहले से ही अपने मुँह पर हाथ रखे साइलेंट तरीके से हंस रही थी। अमित भी हंसने लगा। मैनेजर ने एक्वायर्ड सी स्माइल के साथ कहा, मिस नाज, आपको किसने कहा मुझे कब्ज है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देखिए आपके सामने ही खड़ा हूँ। नाज एक्टिंग करते हुए उदास सा चेहरा बनाकर, हे सच्ची सर, आप सच में ठीक हो? फिर पता नहीं मुझे हमेशा ऐसा क्यों लगता रहता है कि पिछले 10 दिनों की पोटी आपके पेट में ही अभी तक। मैनेजर बेचारा पानी पानी हो गया और उन दोनों की हालत तो हंस हंस के खराब हो गई। मैनेजर ने अभी खिसकना ही सही समझा और अजीब सी स्माइल से बोला, मिस नाज, मैं कहने आया था आप चिकन फ्राई कर लीजिए, आ गया है चिकन। नाज मुस्कुराते हुए मैनेजर को देखकर, श्योर सर। नाज कुछ और बोलती, मैनेजर गोली की स्पीड से बाहर चला गया। नाज उसको घूर कर जाते हुए देखती रही। उसके जाने के बाद मुंह दबाकर हंस रहे राशि और अमित खुलकर हंसने लगे। नाज ने अजीब मुंह बनाते हुए दरवाजे की तरफ देखा और कहा, अमित सर, जरा इनको पैंट पहननी सिखा दीजिए। कितने गंदे लगते हैं, पीछे से ऐसा लगता है अगले ही सेकंड गिर जाएगी पैंट उनकी। अमित हंसते हुए नाज के पास आया और उसके कंधे पर बाह लपेट कर हंसते हुए बोला, यार क्यों उसकी बैंड बजाती है हर बार? वो कुछ बोलता भी नहीं तुम्हें, तुम्हारे नुकसान किए हुए पैसे भी नहीं काटता। नाज सब्जी काटते हुए, तो मैंने कब मना किया उसे? जो भी नुकसान होता है मुझसे काट ले वो पैसे। मुझे तो समझ नहीं आता कैसे इस चूमू से पीछा छुड़ाऊं। आप तो भाई हो मेरे, करो ना कुछ इसका, तंग आ गई हूँ मैं। अमित ने उसका गाल खींच दी और बोला, ठीक है करता हूँ कुछ। बटर चिकन बना के खिला अपने हाथ का। नाज मुस्कुराकर डन। उसके बाद सब अपने अपने काम में लग गए। मजाक चाहे जैसे भी करती हो नाज, लेकिन कुकिंग के मामले में उसका कोई कंपटीशन नहीं था। बहुत ही टेस्टी सब कुछ बनाती थी और जल्दी भी। दूसरी तरफ जयपुर में रुद्र अपने महल में डाइनिंग टेबल पर बैठा खाना खा रहा था। अनिरुद्ध भी उसके साथ ही था। दोनों 2 घंटे जिम लगाते रहे। अब उनको भूख लग रही थी। वहाँ बहुत से सर्वेंट उनकी सेवा में लगे हुए थे। रुद्र बड़े अदब से खाना खा रहा था, लेकिन अनिरुद्ध, उसको बहुत भूख लगी थी। वो बहुत तेज तेज खा रहा था। रुद्र ने उसे देखकर कहा, धीरे खाओ थोड़ा। अनिरुद्ध खाते हुए, यार अजीब से रूल तू अपने पास ही रख, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। रुद्र अनिरुद्ध को घूरते हुए, अनय, डोंट यू थिंक यू टॉक टू मच। रुद्र को अपनी तरफ ऐसे घूरते हुए देखकर अनिरुद्ध झेप गया और मुस्कुराते हुए बोला, मजाक था मेरे भाई। रुद्र अनिरुद्ध को देखकर, हमें वे लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो मैनरलेस हों, तो तुम थोड़ा मैनर में रहो। अनिरुद्ध हंस दिया और हाँ में सर हिला दिया। फिर रुद्र की तरफ गौर से देखकर बोला, रुद्र, कितनी ट्रेजेडी होगी ना तेरी लाइफ में अगर तुझे कोई ऐसी लड़की मिल जाए जो तेरे रूल्स की बैंड बजा दे, तेरी एक बात ना माने। मैं तो सच में चाहता हूँ कोई ऐसी लड़की आए तेरे लाइफ में, तुझे लाइफ का असली मतलब समझ में आए
क्या यह बोरिंग सी लाइफ जी रहा है तू? रुद्र ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी धुन में खाता रहा। अनिरुद्ध रुद्र की तरफ देखने लगा और बोला, रुद्र, मैं सच में चाहता हूँ भाई, तू खुल के अपनी लाइफ जिए। बिजनेस से अलग भी एक दुनिया है, तू अपने बारे में भी सोच। दुनिया का बहुत भला किया तुमने, भगवान ने तेरे लिए भी कोई बेस्ट ही सोचा होगा। रियली होप तुम्हें भी कोई ऐसी लड़की मिल जाए जिसके लिए तू कुछ भी कर जाए। अपने आप को जो तुमने ऐसे बांध के रखा है, उन सब में तुम भी आज़ाद हो जाओ, तुम उस लड़की के लिए वो सब कर जाओ। रुद्र चुपचाप सुनता रहा, उसने ना कोई ज़्यादा रिएक्ट किया और ना ही अनिरुद्ध की तरफ देखा। रुद्र ने पानी का गिलास उठाया और पीने लगा। अनिरुद्ध बोला, तू सुन रहा है ना रुद्र, जवाब तो कोई दे। रुद्र ने गिलास नीचे रखा और बोला, जिन बातों की हमारी लाइफ में कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, उन पर रिएक्ट करना हम अपना टाइम वेस्ट करना समझते हैं। इतना बोलकर रुद्र ने टिश्यू से अपना मुंह साफ किया और उठकर खड़ा हो गया और बोला, मुंबई में जाने से पहले हमें ऑफिस जाना है, सो हरी अप। इतना बोलकर रुद्र अपने रूम में चला गया। रूम में जाकर सबसे पहले रुद्र ने मुंबई जाने के लिए अपने 2 दिन के कपड़े छोटे सूटकेस में पैक कर लिए। फिर बड़े से क्लोसेट रूम में चला गया। वहाँ रुद्र के अनगिनत कपड़े, जूते, परफ्यूम, वॉच, हर एक चीज़ की बहुत बड़ी कलेक्शन थी। रुद्र के पास ज़्यादातर ब्लैक ही कपड़े थे। रुद्र ने एक नज़र अपने ब्लैक कपड़ों को देखा और उसमें से एक सेट निकाल कर चेंज कर लिया। उसके बाद शीशे के सामने खड़े होकर वो अपने बाल बनाने लगा। सबसे ज़्यादा टाइम उसे अपने बाल बनाने में ही लगता था। रुद्र ने बालों में वैक्स क्रीम लगा उसे अच्छे से सेट कर लिया। फिर अपनी वॉच कलेक्शन में से एक वॉच निकाल कर पहन ली। एक बेहद एक्सपेंसिव सा बहुत ही अच्छी खुशबू का परफ्यूम छिड़का और एक लुक खुद को शीशे में देखा। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। वो रेडी होकर क्लोसेट रूम से बाहर आ गया और अपना फ़ोन उठाकर रूम से बाहर चला गया। नीचे आकर वो हॉल के सोफे पर एक राजे की तरह बैठकर अपना फ़ोन चलाने लगा। रुद्र का बॉडीगार्ड आया और रुद्र के सामने दोनों हाथ बांधकर बोला, हुकुम सा, वृद्धनाथ आश्रम में आज फंक्शन है, आपको इनविटेशन भेजा है। बहुत दिनों से आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। रुद्र ने नज़र उठाकर बॉडीगार्ड की तरफ देखा। बॉडीगार्ड ने अपनी नज़रें नीची कर ली। ऐसा नहीं था वो डरता था रुद्र से, लेकिन हुकुम सा होने की रिस्पेक्ट उसे सब देते थे। कोई हुकुम सा से नज़रें नहीं मिलाता था। सिर्फ एक अनिरुद्ध था जो उससे बिल्कुल नॉर्मल रहता था, लेकिन उसके अलावा सबकी नज़रें रुद्र के आगे रिस्पेक्ट से झुक जाती थी। रुद्र भी अपने बॉडीगार्ड और अपने स्टाफ से बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं था। सब लोग खुद ही रुद्र के सामने कोई गलती नहीं करते थे, कभी मौका ही नहीं देते थे रुद्र को गुस्सा करने का। रुद्र ने कुछ सेकंड कुछ नहीं कहा, फिर बॉडीगार्ड से सर्द आवाज़ में बोला, उनको एक गिफ्ट और एपोलॉजी हमारी तरफ से भेज दीजिए, जितनी उनको ज़रूरत हो डोनेशन दे दीजिए। इतना बोलकर रुद्र वापस अपने फ़ोन में देखने लगा। बॉडीगार्ड ने फिर रुद्र की तरफ देखा और बोला, जी हुकुम सा। बॉडीगार्ड वहाँ से बाहर की तरफ चला गया। इतने में अनिरुद्ध भी तैयार होकर नीचे आ जाता और रुद्र के पास बैठ गया। उसके बैठते ही रुद्र उठकर खड़ा हो गया और बाहर की तरफ चला गया। अनिरुद्ध ने उसे जाते हुए देखा तो उठकर बाहर जाते हुए बोला, 2 मिनट चैन से बैठने भी नहीं देता। फिर अनिरुद्ध भी अपना कोट ठीक करता हुआ रुद्र के पीछे चल दिया। रुद्र अपनी आंखों में काला चश्मा लगाए बहुत रौब से अपनी कार की तरफ जा रहा था। बाय गॉड, इतना हैंडसम लग रहा था वो। ऊपर से उसके बाल थोड़े थोड़े उड़ रहे थे, उसे और ज़्यादा दिलकश बना रहे थे। रुद्र को आता देखकर उसके बॉडीगार्ड ने जल्दी से सर झुकाकर दरवाज़ा खोलकर खड़ा हो गया। ब्लैक कलर की रॉयल्स रॉयल लेटेस्ट एडिशन की कम से कम 6-7 करोड़ की उसकी कार ही थी। रुद्र के पास आते ही कार का दरवाज़ा पकड़े बॉडीगार्ड ने नज़रें झुकाए कहा, गुड आफ्टरनून हुकुम साहब। रुद्र ने हल्का सा सर हिला दिया और सीधे कार में बैठ गया। उसके पीछे ही अनिरुद्ध आ गया। बॉडीगार्ड ने उसे भी विश किया। अनिरुद्ध ने मुस्कुराकर उसे जवाब दिया और रुद्र के साथ वाली सीट पर बैठ गया। बॉडीगार्ड ने दरवाज़ा बंद किया और आगे पैसेंजर सीट पर खुद भी बैठ गया। उनके बैठते ही ड्राइवर ने कार स्टार्ट कर दी। उनकी कार के पीछे एक और कार चलने लगी, उनमें भी बॉडीगार्ड्स थे। अनिरुद्ध ने रुद्र की तरफ देखा जो फ़ोन में बिजी था। उसे एक नज़र उसे देखा, फिर कहा, रुद्र, मुंबई में फ्लैट की सफाई करवा दी है और क्लाइंट। अनिरुद्ध आगे कुछ कहता, रुद्र ने फ़ोन देखते हुए ही शांत सी आवाज़ में कहा, हम होटल में स्टे करेंगे, मीटिंग भी किसी शांत सी प्लेस पर अरेंज करना। अनिरुद्ध एक नज़र रुद्र को देखकर, ओके, देखता हूँ कोई अच्छी सी जगह।
इसके बाद ज़्यादा कोई बात नहीं हुई दोनों में। अनिरुद्ध भी अपने फ़ोन में बिजी हो गया। कार राजपूत इंडस्ट्रीज की तरफ चली गई। शाम के 7 बजे रुद्र की फ्लाइट मुंबई लैंड हो गई। अपने 4 बॉडीगार्ड और अनिरुद्ध के साथ वो आंखों पर काला चश्मा लगाए बहुत रौब से एयरपोर्ट के प्राइवेट एरिया से होते हुए बाहर आ गया। एयरपोर्ट के बाहर ही 2 बड़ी बड़ी महंगी कार उनका वेट कर रही थी। मुंबई में जिनके साथ वो मीटिंग करने आया था उन्होंने ही गाड़ियाँ भिजवाई थी। ड्राइवर और एक सूट बूट पहने आदमी हाथ में बुके लेकर कार के बाहर वेट कर रहे थे। रुद्र को आता देखकर आदमी जल्दी से उसकी तरफ गया और बुके रुद्र की तरफ बढ़ा दिया और मिमियाते हुए बोला, वेलकम हुकुम सा। रुद्र ने अनिरुद्ध की तरफ देखा तो अनिरुद्ध ने मुस्कुराकर आदमी के हाथ से बुके ले लिया और बोला, धन्यवाद शर्मा जी। मिस्टर शर्मा मुस्कुराते हुए, आइए हुकुम सा। उसने जाकर कार का दरवाज़ा खोल दिया। रुद्र जाकर कार में बैठ गया। उसके साथ ही अनिरुद्ध और रुद्र का मेन बॉडीगार्ड रोनी आगे की सीट पर ड्राइवर के साथ बैठ गया। कार स्टार्ट हो गई और होटल की तरफ चल दी। रुद्र सीट से सर लगाकर बैठ गया। उसका सर थोड़ा दर्द हो रहा था। आंखों पर चश्मा लगे ही वो आंखें बंद करके सीट पर सर टिकाए बैठ गया। अनिरुद्ध ने उसे देखा तो बोला, रुद्र यू ओके? रुद्र सीट पर सर लगाए ही, या आई नीड ए कॉफ़ी। अनिरुद्ध ने एक नज़र रुद्र को देखा, फिर ड्राइवर से बोला, कोई अच्छा कैफ़े दिखे तो कार रोक देना। ड्राइवर, जी सर। 15-20 मिनट बाद उनकी कार एक बड़े से कैफे के सामने रुकी। रुद्र और अनिरुद्ध ने चेहरे पर मास्क लगा लिया। रोनी ने रुद्र की साइड का दरवाज़ा खोल दिया। रुद्र आंखों पर चश्मा और चेहरे पर मास्क लगा अपने कोट के बटन बंद करते हुए बाहर आ गया। दूसरी तरफ से अनिरुद्ध भी आ गया। रुद्र ने सिर्फ 2 बॉडीगार्ड को अपने साथ आने की परमिशन दी। अनिरुद्ध और रुद्र दोनों कैफे के अंदर चले गए। बॉडीगार्ड उनके पीछे चल रहे थे। उनके पास गन्स भी थे, लेकिन अभी उन्होंने छुपाए हुए थे। गन तो रुद्र के पास भी होती थी, लेकिन वो ज़्यादातर कैरी नहीं करता था। 4-4 लंबे चौड़े लड़कों को देखकर कैफे में बैठे सबकी नज़रें उनकी तरफ चली गईं। चेहरे पर मास्क होने की वजह से कोई उन्हें पहचान नहीं पाया। उन चारों में रुद्र की पर्सनालिटी सबसे अलग और शाही लग रही थी। भले ही चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन फिर भी रुद्र की लुक को देखकर लड़कियों की नज़रें उस पर जम गईं। उन चारों ने किसी पर ध्यान नहीं दिया। अनिरुद्ध ने कैफे में नज़रें घुमाकर प्राइवेट एरिया देखा और रुद्र को लेकर प्राइवेट एरिया की तरफ चलकर बैठ गया। रुद्र के बॉडीगार्ड उसके पीछे खड़े हो गए तो रुद्र ने बिना उनकी तरफ देखे कहा, रोनी बैठ जाइए। रोनी झिझकते हुए, आई एम फाइन हुकुम सा। रुद्र ने कुछ नहीं कहा, लेकिन एक हल्की सी नज़र अभी उनको देखा ही था कि दोनों जल्दी से उनके सामने वाले सोफे पर बैठ गए। अनिरुद्ध हंसने लगा उनकी फुर्ती देखकर। रुद्र ने अपनी नज़रें हटा ली तो रोनी अनिरुद्ध को घूरने लगा। रोनी दोस्त ही था रुद्र और अनय का। उनके कॉलेज में उनका क्लासमेट था। फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी वीक थी, तो रुद्र ने उसे अपने साथ ही रख लिया। रोनी दोस्त जरूर था रुद्र का, लेकिन वो अपने पिता की तरह रिस्पेक्ट करता था उसकी। रुद्र की वजह से ही आज उसके घर की कंडीशन बहुत अच्छी थी। रुद्र के लिए अपनी जान भी दे सकता था रोनी, लेकिन अनिरुद्ध के साथ वो नॉर्मल दोस्तों की तरह ही बिहेव करता था और अनिरुद्ध को भी इससे दिक्कत नहीं थी। अनिरुद्ध रोनी को देखकर, रोनी तुम्हें हर बार क्यों कहना पड़ता है? रोनी एक नज़र रुद्र को देखकर, अनय अभी मैं ड्यूटी पर हूँ, हुकुम सा की सेफ्टी मेरी पहली जिम्मेदारी है। रुद्र अपना फ़ोन चलाता रहा। उसे ज़्यादा किसी बातों में इन्वॉल्व होना पसंद नहीं था। अनिरुद्ध अभी कुछ कहता उससे पहले ही एक खूबसूरत लड़की हाथ में मेनू लेकर मुस्कुराते हुए उनकी तरफ आ गई। अनिरुद्ध की नज़र उस लड़की पर ही रुक गई। वो रिद्धि थी। वो काफ़ी पीने नाजो और रिद्धि के कैफे ही आए थे। रिद्धि ने मुस्कुराकर मेनू टेबल पर रखा और बेहद प्यार से बोली, स्वागत है सर, कृपया सहज रहें। रिद्धि की आवाज़ से अनिरुद्ध होश में आया और मेनू पकड़कर अपना मास्क नीचे कर लिया। अनिरुद्ध को देखकर रिद्धि भी उसे देखने लगी, लेकिन फिर जल्दी से अपनी नज़रें हटाकर बिल्कुल सावधान अपने दोनों हाथ नीचे जोड़कर खड़ी हो गई और नज़रें झुका ली। अनिरुद्ध मुस्कुराए बिना ना रह सका और बोला, थैंक यू मिस। रिद्धि ने हल्का सा वापस देखा और छोटा सा मुस्कुराकर वापस नज़रें झुकाकर खड़ी हो गई। अनिरुद्ध अपने पैर पर पैर चढ़ाए अब फ़ोन में बिजी था। आंखों पर चश्मा और मास्क अभी भी लगा हुआ था उसके। अनिरुद्ध ने एक नज़र रिद्धि को देखकर फिर मेनू देखा और बोला, 4 कॉफ़ी विद चिकन सैंडविच। रिद्धि ने अपनी डायरी में उनका ऑर्डर लिखा और पोल्टली अनिरुद्ध को देखकर बोली, ए थिंग एल्सा सर। अनिरुद्ध उसे देखते हुए, थैंक्स। रिद्धि ने मुस्कुराकर सर हिला दिया और वहाँ से चली गई। अनिरुद्ध उसे जाते हुए देखता रहा। रोनी उसे नोटिस कर रहा था।
जब अनिरुद्ध ने रोनी की तरफ देखा तो रोनी ने अपने आईब्रो उठा दिए। अनिरुद्ध ने भी आंख मार दी और मुस्कुराकर पीछे होकर बैठ गया। रोनी ने रुद्र की तरफ इशारा किया तो अनिरुद्ध उसे घूरने लगा। रोनी साइड में फेस करके मुस्कुराने लगा। रुद्र अपने फ़ोन में देख रहा था लेकिन उन दोनों को बराबर नोटिस कर रहा था। उसने अपना मास्क नीचे किया और बोला, अन्नी अपने आप से व्यवहार करें। अनिरुद्ध सकपका गया और बोला, नथिंग लाइक दैट यार। रुद्र ने एक लुक अनिरुद्ध को दिया तो अनिरुद्ध भी उसे इग्नोर करके फ़ोन चलाने लगा। रोनी भी सीरियस होकर बैठ गया। दूसरी तरफ रिद्धि ऑर्डर लेकर किचन में आ गई। हमारी नाज काफ़ी बना रही थी। रिद्धि ने आकर उसे पेपर दिया और बोली, नाज वैसे मैं बोलती तो नहीं हूँ लेकिन यार आज सच में पता नहीं कौन लोग आए हैं। इतने हैंडसम बंदे और मुंबई के भी नहीं लग रहे। बड़ा ही अलग सा गेटअप है उनका। नाज रिद्धि से थोड़ा दूर हुई और उसे पैरों से लेकर ऊपर तक देखकर हैरानी से बोली, रिद्धि तू, और वो भी लड़कों की बातें या कब से करने लग गई तू? और कौन से आइटम आए हैं हमारे कैफ़े में? रिद्धि ने उसके सर पर चपत लगाई और बोली, आइटम नहीं है पागल, अच्छे खासे हैंडसम बंदे हैं और 3 के तो चेहरे दिख रहे थे। एक तो पूरी तरह से अपना चेहरा छुपाकर बैठा हुआ था लेकिन लग वो उन सब से अलग रहा था। मेरा तो मन था उसका चेहरा देखने का। उसके बाल देखने में कितने अच्छे थे। नाज मुस्कुराकर एक्टिंग करते हुए, आय हाय क्या बात है, चल क्या रहा है? रिद्धि घूरते हुए, कुछ नहीं चल रहा, मैं बस बता रही हूँ इन सब के लिए टाइम नहीं है हम दोनों के पास। चल जल्दी से ऑर्डर रेडी कर फिर देकर आ। नाज क्यूट सा मुँह बनाकर, क्यों मैं क्यों जाऊँ, तू जा। रिद्धि नाज की दोनों गाल खींचकर, प्लीज़ चली जा मेरी जान, मुझे अजीब सा लग रहा है, तू तो ब्रेव है, हैंडल कर लेती है। नाज गहरी सांस लेकर, ठीक है चल काफ़ी बना दे तू, मैं सैंडविच बनाती हूँ। वो दोनों ऑर्डर रेडी करने लग गईं। बाहर काफ़ी कस्टमर थे तो सब काम में बिजी थे। कम से कम 7-8 शिफ्ट लगे हुए थे ऑर्डर रेडी करने में। नाज और रिद्धि ने ऑर्डर रेडी करके ट्रे में रखा। नाज ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देती थी किसी को और ना ही खुद का शो ऑफ करके दिखाती थी। उसने अपने सर से कैप उतारी और अपने बालों का जूड़ा बना लिया। जूड़ा बनाने से उसका चेहरा और भी ज़्यादा खूबसूरत और क्यूट लगने लगा। वो थक गई थी सुबह से खाना बनाते बनाते, तो भी उसे अपनी लुक की बिल्कुल चिंता नहीं थी। उसने टिश्यू से अपने चेहरे का पसीना साफ किया, एप्रन उतार कर ट्रे पकड़ लिया और ऑर्डर लेकर चली गई। उसके हाथ में बड़ी सी ट्रे थी और उसमें काफ़ी और सैंडविच थे। वो प्राइवेट एरिया था इसलिए वहाँ ना तो कोई भीड़ थी और ना ही आवाज़ बाहर जा सकती थी। हाँ लेकिन कैमरा लगे हुए थे वहाँ। ना ध्यान से ट्रे पकड़े वो टेबल की तरफ आ गई। रुद्र की पीठ थी नाज की तरफ जहाँ से वो चलकर आ रही थी और रुद्र बैठा भी कॉर्नर सीट पर था। सब फ़ोन में बिजी थे। नाज को आते किसी ने नहीं देखा। नाज आकर ऑर्डर रखने लगी। रुद्र का ध्यान भी नहीं था। वो भी बस अपने ध्यान में अपना पैर दूसरे पैर से उठाकर सीधा होकर बैठने लगा। रुद्र के ऐसा करते नाज एकदम से घबरा गई और ट्रे छूटने को हो गई उससे। काफ़ी में से एक कप की काफ़ी रुद्र के सूज पर गिर गई। रुद्र ने भी जल्दी से ट्रे को संभालना चाहा और हाथ नाज के हाथ पर रख दिया। नाज भी हड़बड़ा गई। सब इतना अचानक हुआ कि किसी को समझ नहीं आया लेकिन रोनी तो बॉडीगार्ड था। रुद्र पर कोई भी प्रॉब्लम आए उसे एक्शन लेना ही था। वो और उसके साथ वाला बॉडीगार्ड जल्दी से खड़े हो गए और अपनी अपनी गन्स निकालकर नाज की तरफ उठा दी। नाज ने जैसे ही गन्स देखे जल्दी से चीख कर रुद्र की गोद में बैठ गई और उसका कोट कस के पकड़ लिया। रुद्र एकदम शॉक्ड हो गया। उसके हाथ हवा में ही रह गए। बाकी सभी शॉक्ड से उसे देखने लगे। रुद्र के चेहरे पर अभी भी मास्क और आंखों पर चश्मा था। उसने भी नाज को अभी तक देखा नहीं था लेकिन नाज के हाथ का एहसास उसे ज़रूर अच्छा लगा था। नाज की जान हलक में आ गई गंस देखकर और रुद्र का कोट पकड़कर डरते हुए बोली, प्लीज़ गंस नीचे कीजिए, गलती से हो गया मुझसे, प्लीज़ मारना मत। नाज की आवाज़ से रुद्र सेंस में आया। नाज ने डरते हुए रुद्र की तरफ देखा। रुद्र ने उसे देखा तो बस देखता ही रह गया। नाज का डरा हुआ चेहरा बहुत खूबसूरत लग रहा था। नाज के गोरे चेहरे पर पसीना आने लगा। वो आगे कुछ बोलती उससे पहले ही रोनी नाज का हाथ पकड़कर उसे रुद्र की गोद से उठाने लगा तो रुद्र ने पहले ही हाथ दिखाकर बेहद सर्द आवाज में कहा, इसके आगे की कहानी जानने के लिए देखिए कहानी का अगला भाग। दोस्तों अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं दोस्तों कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।